हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ दिलीप गर्ग, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग जीपीसी करौली। दोस्तों, आज हम वाटर रिसोर्सेज एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग उसका चैप्टर कैरेक्टरिस्टिक एंड कंपोजिशन ऑफ सीवेज के लक्षण तथा संगठन के बारे में स्टडी करेंगे। पहली चीज़ आती है कि जो आपके सीवेज है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या उसके कैरेक्टर उसके लक्षण होते हैं। तो जनरली जो सीवेज होता है, अपशिष्ट जल होता है, वो हमारा घरों से, कारखानों से, उद्योगों से या किसी अन्य पब्लिक सेक्टर या पब्लिक यूनिट से आता है। तो इस प्रकार जो हमारा मिश्रण तैयार होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक, अकार्बनिक और कई जीव द्रव्य मिले हुए होते हैं। अब जो ये सीवेज होता है, इसका लक्षण इस बात पर डिपेंड करता है कि ये सीवेज आपका कहाँ से आया है, कि कौन सा इसका स्रोत है। अब इसमें पाए जाने वाले जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं, वो आपके घुलनशील भी हो सकते हैं, डिजॉल्व भी हो सकते हैं, और आपके सस्पेंडेड फॉर्म में भी या फिर अघुलनशील स्थिति में रहते हैं। जो कार्बनिक मटेरियल हैं, उनमें आपके नाइट्रोजन प्रेजेंट हो भी सकती है। जनरली ये आपके वनस्पतियों से या जैविक क्रियाओं के द्वारा जनित होते हैं। साथ में जो अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक जो आपके लक्षण है या इनऑर्गेनिक जो मटेरियल हैं, उसमें आपके जैसे कोई भी लवण हुआ, कोई राख, धूल मिट्टी या कीचड़ या अन्य कोई भी खनिज पदार्थ मिले हुए होते हैं। इस प्रकार जो सीवेज मिलता है, ये डिपेंड आपका करता है स्रोत के बेसिस पे। अब जो सीवेज है, उसके बेसिकली 3 मेन लक्षण होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। पहला होता है आपका भौतिक लक्षण, दूसरा होता है रासायनिक लक्षण, तीसरा होता है जैविक लक्षण या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं। पहला है आपका भौतिक लक्षण। तो जो आपका भौतिक लक्षण है, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भाई, सीवेज में आपके 2 प्रकार के अपशिष्ट होते हैं। पहला घुलनशील डिजॉल्व, दूसरा अघुलनशील। अब जो घुलनशील अशुद्धियाँ हैं, जिसमें गंदे पानी में आपके रासायनिक या केमिकल जो आपके तत्व हैं वो घुले हुए होते हैं। अघुलनशील में जैसे आपके फटे पुराने कपड़े, लकड़ी या कोई और फल फूल सब्जी, उनके छिलके, कुछ भी हो सकता है। अघुलनशील जो पदार्थ होते हैं सीवेज में, उनको हटाने के लिए हम कई स्टेप्स काम में लेते हैं। तो उसमें पहली स्टेप्स आती है आपकी स्क्रीनिंग। हम जब भी पानी को फ्लो कराते हैं, उस सीवेज को फ्लो कराते हैं, तो उसके आगे एक स्क्रीन लगा देते हैं। तो उस स्क्रीन के द्वारा वो सारे अघुलनशील पदार्थ रुक जाते हैं। लेकिन घुलनशील पदार्थ जो होते हैं, उनको इस तरह से हटाना मुश्किल होता है। तो उनके लिए कई प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। जैसे आपके ग्रिड चैम्बर होते हैं, कैच बेसिन होते हैं, डिस्चार्ज टैंक होते हैं, सेटलमेंट टैंक होते हैं, या फिर आपके जैसे और एक प्रोसेस काम में लेते हैं, कोगुलेशन, एडिड फ्लोकुलेशन। तो इस तरह की जब ट्रीटमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो हम आगे आज डिस्कस करते हैं जो हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं, भौतिक लक्षण है, उनके बारे में। तो भौतिक लक्षणों में हमारा पहला आता है दोस्तों, वो आता है रंग। दूसरा आता है गंध, ऑर्डर। तीसरा टेम्परेचर, टर्बिडिटी। अब जो टोटल सॉलिड है, ये भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा भौतिक लक्षण है दोस्तों, वो है आपका रंग। जो भौतिक लक्षण है वो है आपका रंग। अब जनरली क्या होता है, जो आपका फ्रेश जो सीवेज होता है, उसका रंग आपका लाइट ग्रे या लाइट ब्राउन होता है। ठीक, धीरे धीरे जैसे जैसे सीवेज आपका पुराना होता जाएगा, उसका रंग डार्क होता जाएगा, उसका रंग क्या हो जाता जाएगा, काला। साथ में जो आपका सेप्टिक सीवेज है, उसका भी रंग क्या होता है, गहरा होता है। अब जो आपका कलर है, इसको मापने की जो कॉमन विधि होती है, वो होती है आपकी, इसको हम एक कॉमन जो मेथड है करल जो आपके रंग के रिमूवल का, वो है कोगुलेशन फॉलोड बाय सेडिमेंटेशन। ये क्या है, ये है आपका कोगुलेशन एडेड बाय सेडिमेंटेशन। अब ये होता क्या है, अभी ब्रीफ में समझते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो घुलनशील अशुद्धियाँ हैं, जैसे अब कलर है, कलर तो एक तरह से आपको दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल उसमें, कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ उसमें मिला देते हैं सीवेज में। तो क्या करता है, उन कलर पार्टिकल आपस में कोलाइड कर देता है, उनका एक फ्लॉक बना देता है, और धीरे धीरे वो ग्रेविटी के इफेक्ट में टैंक के नीचे
या तले में जम जाते। तो इस तरह से हम कलर को हटा सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है फिजिकल कंपोनेंट, वो आता है ऑर्डर, गंध। जो जनरली क्या होता है, जो फ्रेश सीवेज होता है आपका, जो फ्रेश सीवेज होता है वो गंध रहित होता है। और जैसे जैसे सीवेज आपका पुराना होता जाता है उसमें सड़न, वो क्यों सड़ने लग जाता है, और सड़ने के साथ साथ क्या उसमें असहनीय गंध आने लग जाती है, बहुत गंदी महक आने लग जाती है। अब क्या होता है, क्यों होता है ऐसे, क्योंकि जैसे जैसे जो आपका सीवेज है वो पुराना होता जाएगा तो उसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन है वो खत्म होती जाएगी, उसमें निकलती जाएगी, और जो क्रियाएं उनके कारण आपकी विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हुई या सल्फर हुई या अमोनिया हुई, तो इस तरह की कई विभिन्न गंदी गैसें बनने लग जाती हैं। तो इसके कारण वो गंधहीन गंधयुक्त होने लग जाता है। अब जो ये विभिन्न प्रकार की गैसें बनती हैं, गंध बनती है, तो इससे क्या क्या हानि हो सकती है। पहली चीज़ तो ये है कि इससे हमारे जल की खपत में कमी होगी। दूसरा, सांस लेने में जल की खपत में कमी होगी, सांस लेने में परेशानी होगी। तीसरा, अब जब गंध इतनी बेकार होगी तो हमें क्या है, सांस लेने के साथ कुछ मेंटल डिस्ट्रेस उत्पन्न होगा, मानसिक अशांति होगी। साथ के साथ में फ्रस्ट्रेशन की स्थिति आएगी, डिस्ट्रेशन आएगा, स्ट्रेस आएगी, तो हो सकता है आपकी भूख को भी कम कर दे। तो इस तरह से जो आपका सीवेज है वो धीरे धीरे टाइम के साथ सड़ता है और एक गंधयुक्त पदार्थ बना देता है। नेक्स्ट जो फिजिकल कंपोनेंट आता है वो आता है आपका टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या है दोस्तों, टेम्परेचर क्या है कि जो आपका सामान्य जल है, जो साफ जल है, उसका तापमान आपके सीवर के तापमान से या सीवेज के तापमान से क्या होता है, कम। क्यों होता है, जो सीवेज होता है विभिन्न प्रकार के उद्योग क्षेत्रों से निकलता है या घरों से निकलता है, तो उसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है। और जब ये सीवर में फ्लो होता है, बंद परिपथ में फ्लो होता है, तो फ्लो के कारण भी इसमें हीट जनरेट होती है, तो और ज़्यादा ये टेम्परेचर हो जाता है। जनरली ये माना गया है कि जो एवरेज टेम्परेचर है, जो आपका एवरेज टेम्परेचर है किसका, सीवेज का, वो होता है इंडिया में लगभग कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माना गया है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका एवरेज टेम्परेचर है। ठीक। अब जो आपका टेम्परेचर है, इसके बढ़ने के साथ साथ आपका बैक्टीरियल इफेक्ट भी बढ़ जाता है। जो माइक्रो बैक्टीरिया है वो भी अभी तेजी से अपनी वृद्धि कर लेते हैं। साथ में जो अपशिष्ट, जो जल में जो गैसें घुली हुई हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है या अमोनिया है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ बाहर निकलती रहती हैं, और बाहर निकलने के कारण क्या होता है, वही गंधयुक्त एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करती हैं। तो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, एक तो गंधयुक्त एनवायरनमेंट प्रोड्यूस होता है, साथ के साथ में जो बैक्टीरिया है उनकी भी संख्या में वृद्धि होती है। नेक्स्ट जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या फिजिकल लक्षण आता है, भौतिक लक्षण आता है, वो आता है गंधलापन, टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी क्या है, जनरली जो आपका गंदा पानी है उसमें निलंबित अवस्था में, सस्पेंडेड फॉर्म में जो उपस्थित आपके ठोस पदार्थ हैं उनकी मात्रा को डिनोट करने के काम में आता है। जो टर्बिडिटी है एक इंडिकेटर है किस चीज़ का, कि भाई जो आपका गंदा पानी है उसमें सस्पेंडेड या निलंबित अवस्था में कितने ठोस उपस्थित हैं उनकी संख्या को बतलाता है। साथ के साथ में अगर हम इसको कहना चाहें, कह रहा है कि जो गंदलापन है वो सीवेज की जो गंदलापन है, जो सीवेज की अपशिष्ट जल की मात्रा है उसकी सांद्रता पे निर्भर करता है। कहने का मतलब जितना ज़्यादा सस्पेंडेड सॉलिड होगा, दैट मीन उसकी टर्बिडिटी टी वो भी क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा सस्पेंडेड सॉलिड होगा उसकी टर्बिडिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब जो टर्बिडिटी है इसको मेजर करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, और भी बहुत है जैसे नेफ्लोमीटर, ये भी एक टेस्ट है। तो इस टेस्ट से हम इसकी टर्बिडिटी को नोट कर सकते हैं दोस्तों। और आप चाहो तो एक टर्बिडिटी रोड भी आती है, उससे भी आप टर्बिडिटी, इसका गंदलापन निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ आती है लास्ट, वो आती है टोटल सॉलिड। प्राय ये माना गया है कि जो आपका सीवेज होता है उसमें सीवेज में होता है 0.1% तो क्या होता है, ठोस के कण, और 99.9% होता है वो क्या, जल। ठीक है। तो ये 0.1% जो ठोस के कण है यही काफ़ी है किसी भी स्वच्छ जल को, साफ जल को गंदा बनाने के लिए, उसको सीवेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो टोटल सॉलिड है, ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो और सॉलिड कंबाइन होते हैं,
जैसे सस्पेंडेड सॉलिड, कोलाइडल सॉलिड और डिजॉल्व सॉलिड। कहने का मतलब टोटल जो सॉलिड है वो कॉम्बिनेशन है सस्पेंडेड सॉलिड, कोलाइडल सॉलिड और डिजॉल्व सॉलिड एक तरह से। तो इनको निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो किसी भी बीकर में अगर आपका सीवेज भरा हुआ है तो इसको गर्म किया जाता है, इसको हीट दी जाती है जनरली कितना 105 डिग्री के आसपास। तो ये सारा जो वाष्पीकृत अशुद्धियाँ है इसमें, वाष्पीकृत अशुद्धियाँ कौन सी, वाष्पीकृत अशुद्धियाँ, जो वाष्पीकृत अशुद्धियाँ वो सारी निकल जाती हैं। तो इसके तले में जो बचता है वो सिंपली क्या बच जाता है आपका टोटल सॉलिड। अब विभिन्न प्रकार के जो सस्पेंडेड सॉलिड है, कोलाइडल सॉलिड है, इनको भी आगे विभिन्न प्रकार की प्रोसेस के थ्रू हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा टोटल सॉलिड है ये हमें प्राप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट जो लक्षण आते हैं वो आते हैं आपके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, रासायनिक लक्षण। अब जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं भाई, जो सीवेज में कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं तो इनके कारण क्या होता है, सीवेज धीरे धीरे आपका बेसिसिटी बढ़ती रहती है, उसकी क्षारीयता बढ़ता रहता है, लवणीय हो जाता है। तो इसी के बेसिस पे जो आपका सीवेज है उसके मेन जो है कुछ रासायनिक लक्षण वो क्या है, जैसा कि आप देख सकते हो रासायनिक लक्षण क्या है मेन, जैसे पीएच, क्लोराइड की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा, बसा, चिकनी ऑयल या ग्रीस तेल ऑयल, सल्फाइड, सल्फेट, H2S गैस, घुलित डिजॉल्व ऑक्सीजन, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये कुछ इसके रासायनिक लक्षण है। तो एक एक को डिस्कस करते हैं। जैसे पहली चीज आती है पीएच के, व्हाट इज द पीएच। तो जैसा कि हमें पता है कि पीएच क्या होती है कि H प्लस जो आयन है, H प्लस जो आयन है, इनकी सांद्रता का ऋणात्मक लॉग, उसकी सांद्रता का ऋणात्मक लॉग। जैसा कि आप देख पाते हो कि H प्लस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग। तो पीएच क्या है, पीएच ये इंडिकेट द वैल्यू ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। किसी भी सीवेज में हाइड्रोजन H प्लस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग ये क्या कहलाता है, पीएच। अब जो पीएच है इसका डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें इंडिकेशन दे देता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंडिकेशन दे देता है। अब अगर हम चाहें कि भाई पीएच को मेजर करना है तो आप देख पा रहे हो कि पीएच को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर हम काम में लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर काम में लेते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है क्लोराइड कंटेंट। जनरली जो क्लोराइड है, वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, म्यूनिसिपल सीवेज में। और कहाँ से आते हैं ये, कहाँ से ड्राइव होते हैं, ये ड्राइव होते हैं आपके किचन वेस्ट से, ह्यूमन एक्सक्रीटा से, ठीक है, यूरिनरी डिस्चार्ज से, मतलब आपके मल मूत्र से, और यहाँ से। नॉर्मली जो आपका क्लोराइड कंटेंट है, जो नॉर्मली आपका क्लोराइड कंटेंट है वो होता है 120 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है। अब अगर आपकी जैसे इंडस्ट्रीज है, आइसक्रीम प्लांट है, मीट साल्टिंग वगैरह की अगर ये है, तो इनमें से जो गंदा पानी निकलता है उसके कारण आपकी क्या है, क्लोराइड की मात्रा बढ़ सकती है। ठीक, क्लोराइड की मात्रा को किसी भी सीवेज में मेजर करने के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं। और ये तो एक सॉल्यूशन है, और साथ में इंडिकेटर काम में लेते हैं, कौन सा, पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, AgNO3 को काम में लेते हैं इसमें सॉल्यूशन के थ्रू में, और पोटेशियम क्रोमेट को एक इंडिकेटर की तरह यूज में लेते हैं। इससे हम सीवेज में क्लोराइड की कितनी मात्रा है इस चीज़ को हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी नाइट्रोजन कंटेंट। तो जो नाइट्रोजन का जो प्रेजेंस है किसी भी सीवेज में, ये इस बात को इंडिकेट करता है, इस बात को बताता है दोस्तों कि उस सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर कितना है। साथ ही साथ में जो आपकी नाइट्रोजन के कई फेज होते हैं, नाइट्रोजन की कई स्थितियाँ होती हैं, तो हर स्थिति जो आपका सीवेज है उसके पॉल्यूशन का स्टेप बताती है कि भाई आपके पॉल्यूशन कब हुआ या कब पूरा होगा। तो जैसे अगर हम देखें नाइट्रोजन का पहला फेज फ्री अमोनिया, जैसा कि आप देख पा रहे हो पहला फेज क्या है, पहला फेज है दोस्तों क्या, फ्री अमोनिया। पहला फेज क्या है दोस्तों, फ्री अमोनिया। तो फ्री अमोनिया को हम अमोनिया नाइट्रोजन भी कहते हैं। ये इंडिकेट करता है कि भाई आपका किसी भी पानी का या सीवेज जो पानी है कुछ भी है वो जस्ट अभी पॉल्यूटेड हुआ है, हाल ही फिलहाल में वो पॉल्यूटेड हुआ है। अब जो एल्ब्यूनाइड नाइट्रोजन है इसका दूसरा नाम क्या है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ये इंडिकेट करता है कि जो आपकी क्वांटिटी है
इंडिकेट्स क्या करता है, इंडिकेट्स क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन बिफोर डिकम्पोजिशन। मतलब आपका किसी भी सीवेज का डिकम्पोजिशन जब स्टार्ट हुआ है, अपघटन स्टार्ट हुआ, उससे पहले उस पानी में या उस सीवेज में कितने % नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ये जो नाइट्रोजन है उस वाली स्थिति को शो करती है। फिर आता है आपका नाइट्राइट्स। तो नाइट्राइट्स शो करते हैं कि आपका जो डिकम्पोजिशन है अभी पार्शियली कंप्लीट हुआ है, अभी और होना बाकी, अभी पूर्ण तरह से नहीं हुआ। लास्ट में आता है नाइट्रेट। नाइट्रेट ये चीज़ शो करता है, नाइट्रेट ये चीज़ शो करता है कि आपका जो अपघटन है, जो आपका सीवेज का अपघटन है, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है, आपका जो अपघटन पूरा हो चुका है। तो इस तरह से जो आपकी नाइट्रोजन है विभिन्न स्टेज में, विभिन्न प्रकार की नाइट्रोजन की स्टेज आपके डिकम्पोजिशन की रेट को और उसको स्थिति को शो करती है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक में, वो आता है आपका फैट, ग्रीस एंड ऑयल। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई किसी भी सीवेज में आपके जो तेल, बसा या फिर ऑयल कंटेंट हैं वो बहुत हानिकारक होते हैं जलीय जीव जंतु के लिए। क्यों होते हैं? क्योंकि वो ऊपर किसी भी वाटर सरफेस पे ऊपर तैरने लग जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन के पास होने का मीडियम अवरुद्ध हो जाता है, और जब अवरुद्ध हो जाएगा तो आपके जो जलीय जीव जंतु हैं उनके लिए जो ऑक्सीडेशन के लिए, उनके शोषण के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसकी मात्रा क्या होगी, कम सप्लाई होगी, ठीक है। उससे क्या होगा, उनके लाइफ को थ्रेट हो जाएगा। अब जनरली जो आपके फैट, ग्रीस और ऑयल है ये कहाँ से आते हैं? इनका मुख्य स्रोत होता है, आपका मुख्य स्रोत होता है क्या, घर, ठीक है। और दूसरा एनिमल, वेजिटेबल मटेरियल, इंडस्ट्रीज, गैराज, फैक्ट्री, वर्कशॉप, तो यहाँ से आपके ये जनरेट होता है। फिर आते हैं हमारे सल्फाइड, सल्फेट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। जो सल्फाइड और सल्फेट है जनरली जो आपके सल्फर के कंटेनिंग सबस्टेंट है, मतलब जिन पदार्थों में सल्फर प्रेजेंट होती है उनके डिकम्पोजिशन से सीवेज में ये सल्फाइड और सल्फेट बनते हैं। फाइनली जब डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है तो ये जनरेट करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को। ये जनरेट किसको करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को। अब जो H2S गैस है आपकी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ये आपकी गंधहीन, ये बहुत गंदी स्मेल देती है। गंदी स्मेल कहते हैं सड़े हुए अंडे जैसी, रॉटन एग जैसी, रॉटन एग, सड़ा हुआ अंडा, तो उसके जैसी गंदी स्मेल देते हैं ये, उसके जैसी गंदी स्मेल देते हैं दोस्तों। अब जो इनका डिकम्पोजिशन है वो कैसे होता है कि जो एरोबिक और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडाइज करता है, किसको? सल्फर कंपाउंड्स को। तो फाइनली वो क्या करता है कि सल्फर कंपाउंड जनरली कैसे सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और एरोबिक जो बैक्टीरिया उसको ऑक्सीडाइज करते हुए किस में ले जाता है? SO4 माइनस में, सल्फेट आयन में लास्ट में जनरेट कर देता है। अब जो ये सल्फेट आयन होता है ये कोई भी अनऑब्जेक्शनेबल एंड प्रोडक्ट नहीं होता, कोई भी हानिकारक अंतिम पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करता। तो हम ये चाहते हैं कोई भी अगर सल्फर से रिलेटेड कोई भी कंपाउंड है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाए? SO4 माइनस में, ताकि हमें कोई प्रकार की दिक्कत ना रहे। इसी प्रकार नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या है कि जो फ्रेश सीवेज है, ठीक है, उसमें उपस्थित जो मैक्सिमम ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ठीक। कहने का क्या मतलब है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन सीवेज हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, किसके लिए? जो एरोबिक मीडियम है, मैंने अभी ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जलीय जीव जंतु हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके श्वसन के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है किसी भी सीवेज में वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका टेम्परेचर कितना है, और हम जानते हैं कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है किसी भी द्रव्य पदार्थ का तो उसमें घुलनशील गैसों की मात्रा क्या हो जाती है? घटने लग जाती है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर सीवेज का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? उसमें कम, और अगर टेम्परेचर कम है तो DO क्या होगी? ज़्यादा। अब एक चीज़ आती है कि आपकी कि जो मैक्सिमम क्वांटिटी है डिजॉल्व ऑक्सीजन की, ठीक है, किसी भी वाटर बॉडी में किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो कहलाती है हमारी सैचुरेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन। कहने का क्या मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी एक वाटर बॉडी में मैक्सिमम जो क्वांटिटी आपकी डिजॉल्व ऑक्सीजन की हो सकती है उसको हम संतृप्त घुलित ऑक्सीजन कहते हैं, मैक्स सैचुरेटेड या सैचुरेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। अब जो किसी भी वाटर बॉडी में या सीवेज में मैक्सिमम DO की जो प्रेजेंट है, कितनी प्रेजेंट है, उसकी गणना करने के लिए, उसका आकलन करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है
या किस विधि से किया जाता है, वो होती है रिंकलर मेथड। रिंकलर विधि के द्वारा हम डीओ की मात्रा किसी भी सीवेज में आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, वो आता है जैव रसायन ऑक्सीजन मांग, बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब जो बीओडी है, किसी भी नमूने में उपस्थित जैव द्रव्यों के ऑक्सीकरण करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है। कहने का मतलब किसी भी सीवेज में उपस्थित जो भी आपके अपघटित होने के लिए या किसी भी सीवेज को अपघटित करने के लिए जो माइक्रो बैक्टीरिया प्रेजेंट है किसी भी सीवेज में, उनके द्वारा कितनी ऑक्सीजन की मात्रा को ग्रहण किया गया है, वही क्या है उसकी बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब जो ये बीओडी जांच है, इसको करने का मेन उद्देश्य क्या है कि इससे हमें जैविक स्थायीकरण के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए इसका अनुमान लगाया जा सकता है। साथ में जो अपशिष्ट जल है, ठीक है, उपचारित सुविधाओं के आकार को निर्धारित करने में भी हेल्प करती है ये, ठीक। दूसरा, सीवेज की सांद्रता कितनी है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है, उसके बारे में भी पता लगाया जा सकता है। साथ के साथ में जो आपका साफ जल है उसकी मात्रा का निर्धारण करने में भी ये हेल्पफुल होती है। जनरली क्या करते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 5 दिन के लिए इसको इंक्यूबेट करते हैं किसी भी सैंपल को, और ये देखा जाता है कि माइक्रो बैक्टीरिया द्वारा किसी भी चीज़ को अपघटित जो आपका सीवेज है उसको डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की मात्रा को ग्रहण किया गया है। अब जितनी ऑक्सीजन की मात्रा को ग्रहण किया जाता है वही उसकी क्या कहलाती है 5 दिन बाद, बीओडी, जो आपकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। लास्ट जो चीज़ आती है वो आती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या है कि सीओडी जांच जो आपका अपशिष्ट जल होता है उसमें उपस्थित जो आपकी सीओडी जांच है वो अपशिष्ट जल में उपस्थित कार्बनिक द्रव्य के मापन हेतु उपयुक्त रहती है। क्यों उपयुक्त रहती है? क्योंकि ये जो जलीय जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, तो हमें केमिकल जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है, आपका सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है, ठीक है, वो चाहे बायोडिग्रेडेबल हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसकी मात्रा को मापित करने के लिए हमें सीओडी जांच की आवश्यकता होती है। अब जो सीओडी जांच है, ठीक है, सीओडी जांच में क्या होता है, जो जैव द्रव्य का ऑक्सीजन तुल्यांक ज्ञात करते हैं, हम ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ज्ञात करते हैं, किसमें, अम्लीय माध्यम में प्रबल रासायनिक ऑक्सीकृत द्वारा, ठीक है। इस चीज को ऑक्सीकृत करने के लिए एक जो अम्लीय माध्यम है उसमें एक स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग करके हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की तुल्यांक ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो प्रबल रासायनिक ऑक्सीकृत कंपाउंड है, वो होता है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। लिख लीजिए बोले, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम ऑक्सीजन तुल्यांक ज्ञात करते हैं प्रबल अम्लीय माध्यम में, जो इस माइक्रोबैक्टीरिया को ऑक्सीकृत करने में हेल्पफुल होता है। तो इस प्रकार हम ये सारा देखते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन में हम हमारे बायोलॉजिकल जो आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।